अच्छा, स्क्रीन शेयर हुआ क्या? देखो तो एक बार। यस मैम। अच्छा, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आज हम लोग थर्ड क्लास कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले फर्स्ट वाले क्लास में ये यही स्लाइड है पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। फर्स्ट क्लास में मैंने जस्ट इंट्रो करवाया था तुम लोग को। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। आई होप समझ में आ जाएगा। तो और उसके बाद सेकेंड क्लास में हम लोगों ने बिल्स के ऊपर जो है उसका एंट्रीज किया था, जहां पर हम लोगों ने ये पॉइंट लेके सारा क्वेश्चन किया था कि बिल अगर डिसऑनर ना होता है तो क्या होगा, ठीक है। अभी हम लोग आज जो करेंगे दैट इज बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। एंट्री बेस्ड क्वेश्चन होता है इसमें। और एक एक दो क्वेश्चन करने से तुम लोग समझ जाओगे कि कैसा होगा। और एक मैंने होमवर्क दिया था, क्या तुम लोगों ने इसे किया है होमवर्क को? एक होमवर्क दिया था, किया है तुम लोगों ने? यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैंने एक होमवर्क भी दिया था तुम लोग को। ए ड्रू 3 months बिल फॉर 10,000 अपॉन बी। द बिल वॉज, हाँ यही वाला, द बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी, हु इन टर्न एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ बी टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस। ये मैंने बोला था कि ए बी सी डी तीनों के बुक्स में एंट्री करना है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब किसी ने भी नहीं किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको फिर से होमवर्क देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट दिन तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हो कि नहीं। इसको फिर से होमवर्क देते हैं, ठीक है। आज जो टॉपिक करना है हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक करेंगे दैट इज डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल, इसका मतलब है कि बिल्स कौन किस पे ड्रॉ करता है। देखो बिल्स, गुड इवनिंग स्नेहाशीष। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी के पास क्रेडिट मांगते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हो चाहे वो उधार में पैसा लेना हो, तो उसके लिए एक प्रूफ के लिए हम लोग एक लीगल डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसे बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और उसके थ्रू से ये प्रूफ रहता है कि हमें उस इंसान को या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को इतने दिन बाद, जो कि स्पेसिफाइड बताया जाएगा उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ये पेमेंट हमें करना है, ठीक है। डिसऑनर ऑफ बिल, जैसे हमारा चेक जो है वो बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस कब होता है, अगर हमारे पास हम लोगों ने किसी के लिए चेक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तुम लोग फीस देते हो तो मान लो चेक में दे रहे हो, ठीक है। अभी चेक में तो पॉसिबल है नहीं, फिजिकल इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर मान लो चेक में भी पहले हम लोग रिसीव करते थे, कोई अगर चेक दिया, वो चेक ले जाके हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, लेकिन मेरे बैंक में अगर अकाउंट में वो पैसा नहीं आ रहा है, इसीलिए क्योंकि तुमने मान लो मेरे अकाउंट में मेरे लिए 10,000 का एक चेक ड्रॉ किया है, लेकिन जैसे ही हम चेक को डिपॉजिट किए मेरे अकाउंट में 10,000 नहीं आ रहा है, बिकॉज तुम्हारे अकाउंट में 10,000 है ही नहीं और तुमने चेक ड्रॉ कर दिया, तो ये बाउंस हो जाता है, ठीक है। चेक बाउंस इसलिए होता है पैसा नहीं रहने से। बाकी और भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट से भी होता है, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली इसे ही बोलते हैं। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर होने का मतलब है जिसने हमारे ऊपर बिल्स ड्रॉ किया है। गुड इवनिंग निबिड़। गुड इवनिंग निबिड़। आवाज नहीं आ रहा होगा शायद। अच्छा देखो, डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब है एक पार्टी ने बिल ड्रॉ किया और दूसरे पार्टी ने बिल को एक्सेप्ट किया। बिल्स ड्रॉ का मतलब होता है एक पार्टी बिल्स ड्रॉ करता है, जो ड्रॉ करता है वो ड्रॉयर, और जिस पे ड्रॉ होता है वो ड्रॉई। जो ड्रॉ करता है उसके पास रहता है बिल्स रिसीवेबल, मतलब इस बिल से पैसा उसे मिलेगा, और जिस पे ड्रॉ होता है उसके पास रहता है बिल्स पेबल, मतलब उसका लाइबिलिटी बनता है, इसका एसेट। नॉर्मल सा बात है, जैसे डेटर से हमें पैसा मिलेगा फ्यूचर में, तो डेटर से हमें पैसा मिलता है, अगर हम लोग उस डेटर पे बिल्स
ड्रॉ करते हैं, क्योंकि डेटर अगर लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट लेता है तो मेरे पास पैसा आएगा। जैसे बैंक, मेरे बैलेंस शीट में डेटर है मतलब क्या, मुझे पैसा मिलेगा फ्यूचर में। उसी तरह से मेरे बैलेंस शीट में डेटर की तरह ये बिल्स रिसीवेबल भी रह सकता है। ये उन डेटर लोगों के लिए है जिन्होंने थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए क्रेडिट मांग रखा है, उन लोगों को हम लोग बिल्स ड्रॉ कर देते हैं, ताकि ये क्या हो कि एक प्रूफ रहे कि हमें उनसे पैसा मिलेगा, ताकि पैसा हमारा बैड डेट ना हो जाए। और डिसऑनर का मतलब है कि जो ड्रॉई है, जिसको बिल्स पे करना है, ठीक है, जिसको पेमेंट करना है, मान लो 3 मंथ्स बाद पेमेंट करना था 10,000, और आफ्टर 3 मंथ्स इसके पास उतना पैसा ही नहीं है कि ये पे कर पाए, तो ये फेलियर हो गया, फेल हो जाना। तो फेल हो जाने से जो सिचुएशन क्रिएट होता है दैट इज बिल्स डिसऑनर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसका इंट्रो भी इसके साथ दिया कि बिल्स कब ड्रॉ किया जाता है। अब क्वेश्चन के साथ साथ समझोगे, देखो। अब बिल्स डिसऑनर दो रीजन से होता है। मैंने एक तो तुम लोग को बताया नॉन पेमेंट, ठीक है। अभी जो मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया दैट इज नॉन पेमेंट। अगर हम लोग पेमेंट ही नहीं कर पाते हैं एज ए ड्रॉई, ड्रॉई मतलब जिसको पे करना है, ड्रॉई मतलब पेयर, जिसको पैसा पे करना है, वो अगर नहीं पे करता है तो बोलते हैं बिल डिसऑनर हो गया। और एक रीजन से भी होता है दैट इज नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? अगर तुम लोग को याद हो तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही ये बताया था कि बिल्स तभी अप्रूव्ड माना जाता है। मैंने बिल्स ड्रॉ कर दिया, मान लो तुम लोगों ने मेरे पास से कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, सपोज हम बुक्स बेचते हैं, तुम लोग स्टूडेंट हो, बुक्स का जरूरत है, तुम लोगों ने मेरे पास से अकाउंट्स बुक्स खरीदा सबने, ठीक है। लेकिन सबने मेरे से क्रेडिट मांग लिया। मैंने क्या किया, लॉन्ग टर्म का क्रेडिट मांग रहे हो, नॉर्मली 90 डेज या फिर 3 मंथ्स के लिए बिल्स ड्रॉ होता है, ठीक है। तो अगर बिल्स ड्रॉ, तुम लोग ज्यादा टाइम के लिए मेरे से क्रेडिट मांग रहे हो कि हम लोग 3 महीने बाद पैसा देंगे, तो हम क्या करते हैं, प्रूफ के लिए, ताकि तुम लोग मेरे साथ कुछ भी मतलब गलत ना करो, ठीक है। हो सकता है नहीं दी, ऐसा हम नहीं बोल रहे, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि तुम लोग मुझे नहीं दोगे, हम जस्ट एग्जाम्पल बोल रहे हैं, इसको कोई पर्सनली मत लेना प्लीज। तो ये हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई नहीं देता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है ना, एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इतना पैसा मिलेगा, तो कोई डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बिल्स ड्रॉ कर देंगे तुम लोग के ऊपर। तो और तुम लोग को क्या करना है, वो जो बिल बनेगा वो एक ऐसा कागज होगा, मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, जहां पर लिखा हुआ रहेगा कि जो डेट है, जैसे आज 21 है, तो इतने तारीख को इतना सारा प्रोडक्ट मैंने इस इंसान को बेचा है और इसने मुझे प्रॉमिस किया है कि इस दिन ये पेमेंट कर देगा। फिर वहां पर एक साइन, क्योंकि तुम लोग के बिना साइन का ये कागज किसी काम का नहीं, मैंने तो बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन ये तभी माना जाएगा ना जब आप लोग सिग्नेचर करोगे, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो ये एक्सेप्टेंस। अगर मैंने बिल्स ड्रॉ किया लेकिन आप लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है, मतलब अपना सिग्नेचर दिया नहीं, एक्सेप्टेंस किया नहीं, तो उस केस में भी बिल्स को डिसऑनर कर सकते हैं। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ बिल्स के केस में ही हो सकता है, बाकी किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में नहीं हो सकता है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब तुम लोग का लॉ में भी है, तो वहां पर डिटेल्स में पढ़ोगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब जैसे चेक होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, तो वहां पर चेक में कोई एक्सेप्टेंस का बात नहीं होता है। जैसे अभी मैंने कहा तुम लोग मुझे अगर फीस चेक में देते हो तो वहां कोई एक्सेप्टेंस का बात नहीं होता है, ठीक है। वहां जो चेक ड्रॉ करता है वो अपना सिग्नेचर करता है, काफी है, उसमें दो पार्टी का सिग्नेचर का बात नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, मेरे शॉप का नाम, सब एड्रेस वगैरह रहेगा, और तुम लोगों को एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। तो नॉन एक्सेप्टेंस से भी बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो ये दो केसेस हो सकता है, आइदर नॉन पेमेंट या फिर नॉन एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये दो रीजन तो मैंने बता दिया। अब देखो, ड्रॉयर इन, अब देखो ड्रॉयर और ड्रॉई इन लोग के बुक्स में कैसे एंट्री होगा। अच्छा, एंट्री तो बताएंगे, लेकिन अब डिसऑनर होने से क्या क्या केस होता है। देखो, डिसऑनर होने से सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग को पता करना चाहिए, दैट इज नोटिंग चार्जेस, ठीक है। नोटिंग चार्जेस, जैसे जब तक तुम लोग बिल में अपना साइन नहीं करोगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं माना जाता है। जैसे कोई भी नॉर्मल एग्रीमेंट होता है तो उसमें साइन होना चाहिए ना, तभी पता चलेगा कि हाँ ये साइन किया हुआ है, या फिर कोई स्टैंप वगैरह, वही प्रूव होता है। तो अब देखो नोटिंग चार्जेस क्या होता है, जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया इसको नोट करवाना पड़ता है। नोट करवाने का मतलब है इस फैक्ट को लीगली प्रूव करना पड़ेगा कि ये डिसऑनर हुआ है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नोटरी पब्लिक के पास। अब ये क्या होता है, देखो पहले लिखवा देते फिर बोलते हैं। नोटिंग, एक बार तुम लोग भी इसे नोट डाउन करो। नोटिंग इज द recording, noting is the recording
of the fact of dishonor by a notary public, ठीक है, बाय ए नोटरी पब्लिक। जैसे मान लो ये है मिस्टर ए, समझाते अभी पूरा स्टोरी, ये है मिस्टर बी, ठीक है, इनके पास है बिल्स रिसीवेबल, इनके पास है बिल्स पेबल। एक्चुअली मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया था 3000 का गुड्स, जो कि मिस्टर बी ने कहा था हम 3 मंथ्स बाद पेमेंट करेंगे, अभी नहीं। तो मिस्टर ए ने कहा चलो फिर बिल्स ड्रॉ कर लेते हैं। मिस्टर बी ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे पे बिल्स ड्रॉ कर दीजिए। तो बिल्स ड्रॉ करने पे इनके पास है बिल्स रिसीवेबल और इनका लाइबिलिटी बनता है दैट इज बिल्स पेबल। लेकिन जो लीगल डॉक्यूमेंट जो बनता है ना, जो पेपर, वो किसके पास रहता है? मिस्टर ए के पास, क्योंकि वैलिड है। देखो इनके पास ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा जाएगा तो इनका जाएगा ना कि इनका जाएगा। ये अपने पास ये कागज रखते भी और लेके भाग जाते, फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, तो फिर इनको प्रूफ कहां से मिलेगा? तो ये एक्चुअली एक्सेप्टेंस का मतलब है सिग्नेचर करके ओरिजिनल कॉपी इनके पास भेज दिया जाता है, ठीक है, रिटर्न कर दिया जाता है। एक्सेप्टेंस के बाद रिटर्न टू द होल्डर, ठीक है, रिटर्न टू द होल्डर, बिल्स रिसीवेबल इनको भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मिस्टर बी आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट नहीं कर पाए तो इसके लिए भी आपको एक लीगल काम करना है। हम लोगों को लीगल काम क्या करना है? मुझे ये प्रूव करवाना है कि ये पेमेंट मुझे नहीं मिला। इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट में। कोर्ट के बाहर कुछ लोग ये काम करते हैं, उन लोगों को बोला जाता है नोटरी पब्लिक। उनका काम जो है उस हिसाब से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वकील है, तो वकील का काम क्या होता है? केस वेस लड़ना। वैसे ही नोटिंग जो करवाते हैं उनको बोला जाता है नोटरी पब्लिक। नॉर्मली वो कोर्ट के बाहर बैठते हैं, चेयर टेबल लगा के। तुम लोग कभी अगर कोर्ट जाओ तो देखना नोटरी पब्लिक रहते हैं। नोटरी पब्लिक को जाके अगर ये डॉक्यूमेंट दिखाओगे और बोलोगे देखो 3 मंथ्स हो गया, मिस्टर ए को जाना पड़ेगा कोर्ट में, कोर्ट के बाहर नोटरी पब्लिक मिलेंगे, उनको जाके दिखाना है 3 मंथ्स हो गया मुझे पेमेंट नहीं मिला। तो वो क्या करेंगे, इस फैक्ट को मतलब इस फैक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो वो अपना लीगल कार्रवाई वहां पर करेंगे, कुछ साइन वाइन करना पड़ता है। तो ये देखो, नोटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर हुआ है, इस फैक्ट को रिकॉर्ड करेगा कौन? करेगा नोटरी पब्लिक। इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सच नोटिंग मस्ट बी मेड within a reasonable time after dishonor। एक रीजनेबल टाइम के अंदर नोटिंग करवाने जाना है। ऐसा नहीं है कि बिल आज डिसऑनर हुआ है हम 1 साल बाद जा रहे हैं उसको नोटिंग करवाने के लिए, ऐसा नहीं होगा। एक रीजनेबल टाइम होता है, उसके अंदर नोटिंग करवाना पड़ता है। अब नोटिंग क्यों करवाएंगे? नोटिंग नहीं करवाने से प्रॉब्लम ये है कि ये डिसऑनर है, ये प्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो लीगली इसको नोटिंग करवाना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा, अब जो नोटिंग में क्या क्या लिख देंगे, ये नोटरी पब्लिक क्या क्या नोट डाउन करके दे देंगे हम लोग को, देखो ये बताएंगे यहाँ पर डेट ऑफ डिसऑनर, ये डिस्क्लोज कर देंगे कि इतने तारीख का ये डिसऑनर हुआ है। क्या क्या डिस्क्लोज रहेगा नोटिंग में? डेट ऑफ डिसऑनर। सेकेंड, रीजन, रीजन इफ एनी, अगर ऐसा कोई रीजन है जो डिस्क्लोज कर सकते, लाइक जो पार्टी है वो इन, जैसे मिस्टर बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए, तो वो रीजन, ठीक है, रीजन दिखाना पड़ेगा। अगर कोई स्पेसिफाइड रीजन पता चलता है तो रीजन भी लिख देंगे कि इस वजह से ये डिसऑनर हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा होगा नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस भी वो लिख देंगे कि कितना पेमेंट करना पड़ा, ठीक है, कितना पेमेंट करना पड़ा इसके लिए। मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट का अलग अलग नोटिंग चार्जेस होता है। जैसे कि अगर तुम लोग कभी एग्रीमेंट वगैरह किए हो तो स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट होता है, तो 20 रुपए का भी स्टैम्प पेपर होता है, स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि इतना रुपए बोल के, ठीक है। देखते हैं यहाँ मिल जाएगा शायद, दिखाते कैसे होता है स्टैम्प पेपर, क्योंकि मेरा जितना बार भी रेंट एग्रीमेंट मैंने किया है तो वो स्टैम्प पेपर पे ही होता है। इसके अलावा तुम लोग जब इंस्टीट्यूट में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करोगे तो भी तुम लोग को पता चलेगा, ठीक है, वहां पर भी तुम लोग को स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के साथ। कैसे देखने में होता है दिखाते, कभी देखे हो कि नहीं मुझे नहीं पता। स्टैम्प पेपर 20 रुपए का होता है, 10 रुपए का होता है, वो डिपेंड करता है कैसा एग्रीमेंट।
हाँ देखे 100 देखे थे। हाँ देखे जो ना, ये देखो ऐसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, जैसा जिसमें लगता है, किसी 100 रुपए वाला भी होता है, 20 रुपए वाला भी होता है। नॉर्मली ऐसे में रेंट एग्रीमेंट भी होता है, मेरे पास ऐसा वाला है, रेंट एग्रीमेंट में भी होता है, ठीक है। तो ठीक है, तुम लोगों ने तो देखा है, चलो अब देखो, ये नोटिंग चार्जेस पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कितने रुपए का नोटिंग चार्जेस लिया है नोटरी पब्लिक ने, वो भी हम लोग चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये गया नोटिंग का बात। अब ये नोटिंग चार्जेस, अब बताओ तुम लोग, मुझे एक बताओ बात, तुम लोग को क्या लगता है ये नोटरी पब्लिक के पास कौन जाएगा, ये मिस्टर ए जाएगा या मिस्टर बी जाएगा, कौन जा सकता है, किसका ज्यादा हेडेक है? मिस्टर ए। मिस्टर ए ही जाएगा। ये टाका हाँ, हाँ, इसको पैसा मिलेगा, इसी का सर दर्द है। मिस्टर बी का क्या है, वो पैसा दे नहीं पाया, अब बदमाशी से नहीं दिया, इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हुआ जो भी हो, लेकिन अगर किसी को पैसा रिकवरी होगा थोड़ा बहुत भी, तो मिस्टर ए को ही हो सकता है, तो फिर यही लीगल सारा काम करेगा, इसको क्या, इसको कोई सर दर्द है नहीं। तो कौन रिकवरी, मतलब कौन करवाने जाता है नोटिंग, जो बिल्स का होल्डर है। तो नोटिंग कौन करवाता है, नोटिंग इज ऑलवेज डन बाय होल्डर ऑफ द बिल ऑन दैट मोमेंट, जो बिल का होल्डर है, होल्डर ऑफ द बिल, जो बिल का होल्डर है वही नोटिंग करवाने जाएगा, ऑब्वियसली उसी को जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये नोटिंग किस वजह से करवाना पड़ा, डिसऑनर हुआ। अब डिसऑनर किसके वजह से हुआ, ए के वजह से या बी के वजह से, डिसऑनर का प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया, बी। रीजन कौन है, बी, ठीक है, रीजन है बी। तो ये नोटिंग चार्जेस जो लग रहा है, अब अगर मिस्टर ए कोर्ट में जा रहे हैं नोटरी पब्लिक के पास, तो पैसा भी वही देंगे, वो ये तो नहीं बोलेंगे कि बी के वजह से हुआ है हम आपको पैसा नहीं देंगे, तो ये बोलेगा मुझे उतना क्या पड़ा भाई, हम, मेरा काम है नोटिंग करना, पेमेंट लेना, मेरा जो फीस है, तो आप मुझे मेरा नोटिंग चार्जेस दे दो, आप बी से समझो क्या करना है। तो ये तो अपना पैसा लेगा ही, किससे लेगा, जो इसके पास जाएगा उसी से लेगा। अब जा कौन रहा है, मिस्टर ए, क्योंकि इसी का दिमाग ज्यादा, मतलब इसी का सरदर्द ज्यादा है कि इसका पैसा लूट जाएगा, तो इसको जाना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर ए क्या ये बाद में मिस्टर बी से रिकवर करेंगे, क्या ये लॉजिकल है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ तुम लोग को। करेगा करेगा करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से हुआ है ना, अगर ये दे पाता है तो करना चाहिए। तो रिकवरी क्या होगा, देखो यहाँ पर, इसको भी नोट कर लो, ये सब नोट कर लो, हाँ। द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, the amount of noting charges charged, जितना भी चार्ज किया जाएगा, is recoverable from the party who is responsible for, who is responsible for dishonor, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल होगा डिसऑनर होने के लिए, उसी के पास से हम लोग पेमेंट जो है वो रिकवर करवाने का कोशिश करेंगे। अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और प्रैक्टिकली भी अगर कोई दे पाता है तो ठीक है, नहीं दे पाता है तो पूरा लॉस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते, अच्छा हाँ, एक चीज जान के रखो, प्रोटेस्ट बोल के भी एक वर्ड तुम लोग को मिल सकता है। प्रोटेस्ट क्या होता है, एक सर्टिफिकेट, मतलब ये नोटिंग करवाने के बाद ना एक सर्टिफिकेट हम लोग को दिया जाएगा, ठीक है, बाय नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक जो सर्टिफिकेट देगा उसको बोला जाता है प्रोटेस्ट, ठीक है। अगर कहीं पर भी एमसीक्यू में तुम लोग को मिल जाए तो तुम लोग लिख देना प्रोटेस्ट क्या है, इसको बोल सकते हैं एक फॉर्मल सर्टिफिकेट है, यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ छोटा सा यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर्मल सर्टिफिकेट, फॉर्मल सर्टिफिकेट गिवन बाय द नोटरी पब्लिक, मतलब प्रूफ, जैसे तुम लोग पास करते हो तो स्कूल से रिजल्ट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है ना कि पास कर गए हो, उसी तरह से फॉर्मल सर्टिफिकेट गिवन बाय नोटरी पब्लिक, नोटरी गिवन बाय नोटरी पब्लिक बेस्ड ऑन नोटिंग चार्जेस। एक्चुअली इसमें नोटिंग चार्जेस का ही डिटेल्स रहता है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो एक सर्टिफिकेट दे देता है। मेन बात ये है प्रोटेस्ट, ये वाला लैंग्वेज याद रखना है, PROTEST, प्रोटेस्ट बोलते हैं, इस सर्टिफिकेट का नाम है प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है।
अच्छा, तो देखो मैंने डिसऑनर के बारे में बताया, जो भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ये तुम लोग के पास रहना चाहिए तभी कर पाओगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A sold goods to B for 10,000 on 1st Jan and drew upon him a 3 months bill। तो A ने क्या किया है, गुड्स बेचा है किसको, B को, कितने का, 10,000 का, 1 जैन को, एंड ड्रू अपॉन हिम ए 3 मंथ्स बिल, और उसके ऊपर 3 महीने का बिल ड्रॉ किया गया है फॉर द अमाउंट, मतलब कितने का बिल है, 10,000 का। बी बी एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न। ये देखो, ये लैंग्वेज से फिर से तुम लोग को याद दिलाते, मैंने कहा कि एक्सेप्ट करना है और रिटर्न कर देना है किसको, जो बिल ड्रॉ किया है उसको। बिल हमेशा जो ड्रॉ करता है उसके पास रहता है, ठीक है। बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू ए। तो ए कौन था, जो बिल्स ड्रॉ किया। एट मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड। मैच्योरिटी का मतलब 3 महीने बाद पैसा देना था, 3 महीने बाद पैसा नहीं मिला, तो 3 महीने के बाद का जो डेट आता है उसे मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। एक्चुअली 3 महीने के बाद का जो डेट आता है उसे ड्यू डेट बोलते हैं। जैसे 1 जैन से 3 महीना बाद कितना होगा, 1 जैन से 1 फेब 1 मंथ, 1 फेब से लेके 1 मार्च 2 मंथ्स, मतलब फिर और 1 मंथ, और 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल हो जाता है मेरा फिर 1 मंथ, तो टोटल 3 मंथ्स हो जाता है, ठीक है, मंथ टू मंथ। तो 1 अप्रैल पैसा मिलना चाहिए, दैट इज द ड्यू डेट। लेकिन बिल्स में 3 दिन ग्रेस दिया जाता है, मतलब थोड़ा छूट दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है कि ड्यू डेट तो आपका 1 तारीख आ रहा है, लेकिन आप और 3 दिन रखो, उसके बाद दे देना, ठीक है। ये रूल्स है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूल्स है। तो 4 तारीख को पेमेंट मिलना चाहिए था, 4 अप्रैल को। हम लोग चाहे तो 1 अप्रैल को भी दे सकते हैं, वो ड्यू डेट है, लेकिन मैच्योरिटी डेट। और नॉर्मली जो पेमेंट होता है ना, वो हम लोग जितना, ये मतलब बिजनेस का सिस्टम है कि पेमेंट जितना देरी से दे उतना अच्छा, ऐसा हम लोग सोचते हैं, ठीक है। मतलब बिजनेसमैन को सोचना पड़ता है, ऐसा मेरा सोच है। कि आप लोगों का है कि नहीं है वो बात नहीं है, बिजनेसमैन इसी तरह से सोचते हैं कि पैसा जितना आए उतना अच्छा, और पेमेंट जितना डिले करना पड़े। ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं करेंगे, तब वो कभी अच्छा बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग गलत काम करके कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मली ये टेंडेंसी रहता है कि अगर मुझे डीले का टाइम मिल रहा है तो हम वो डीले का टाइम लेना चाहेंगे, ठीक है। तो ये देखो 4 अप्रैल मेरा मैच्योरिटी डेट होगा, तो इस तरह से हम लोग जो है मैच्योरिटी डेट काउंट कर सकते हैं। तो ये मैच्योरिटी डेट हो गया। एट मैच्योरिटी डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड, इसका मतलब पेमेंट नहीं मिला। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर बोल रहा है पास द नेसेसरी जर्नलिटीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बुक्स में एंट्री करना है फॉर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो कुछ केसेस यहाँ पर है। फर्स्ट केस दिया हुआ है, व्हेन ए रिटेन्ड द बिल टिल द ड्यू डेट एंड पेड नोटिंग चार्जेस 100। इसका मतलब समझा देते हैं और इसके रेस्पेक्टिव पहले जर्नल एंट्री करते हैं। देखो ए कौन है, ए जो है ड्रॉयर है, ठीक है। ए ने क्या किया था, बी को गुड्स बेचा था। तो ए क्या कर रहा है, इस बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रखा था, मतलब 4 अप्रैल तक अपने पास ही रखा था, और 4 अप्रैल में इसको पेमेंट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, और ये चला गया नोटरी पब्लिक के पास नोटिंग करवाने के लिए, और उसका खर्चा लग गया 100 रुपीज। और हम लोग को बोला है इस रिगार्डिंग पूरा एंट्री हमें जर्नलाइज करना है, ठीक है। तो देखो, in the books of A and in the books of B. In the books of A. In the books of B. अच्छा, फर्स्ट मुझे ये बताओ कि हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, डिपेंड ऑन द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ए ने गुड्स बेचा है बी को 10,000 का, तो पैसा नहीं दिया है, क्रेडिट सेल है, 1 तारीख को बेचा है। बताओ क्या एंट्री होगा, ए क्या एंट्री करेगा, ए ने गुड्स बेचा है, क्रेडिट सेल का एंट्री बता दो, बताओ क्रेडिट सेल का एंट्री बताओ। B2 सेल्स अकाउंट। बी टू सेल्स अकाउंट 10,000। अच्छा, तो बी ने ए ने बेचा है तो बी ने खरीदा होगा, तो बी के पास क्रेडिट परचेज का एंट्री होगा, तो क्या एंट्री हो जाएगा बताओ। परचेज टू ए। परचेज टू ए, परचेज टू ए अकाउंट 10,000। अच्छा, अब
देखो ये पैसा नहीं दे पाएगा, इसीलिए इसके ऊपर 3 मंथ्स का बिल्स ड्रॉ हुआ। अब बिल्स ड्रॉ का सिस्टम कैसे होता है देख लो, जिन लोगों ने पहले नहीं किया। ये देखो बिल्स ड्रॉ का सिस्टम कैसे होता है। बिल्स इसके लिए एसेट होता है, तुम लोग को पता है बैलेंस शीट में तुम लोग बिल्स रिसीवेबल देखते होगे, तो क्योंकि ये करंट एसेट है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा और बिल्स किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, बी पे, तो टू बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली बी को यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर देते, मतलब डेटर नहीं, डेटर को बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दिए। जिन डेटरों पे बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ होगा तो उनका जो डेटर, मान लो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉर एग्जांपल डेटर था 10,000 का, अब इसमें से मैंने 2,000 का बिल्स रिसीवेबल बना दिया, तो फिर 2,000 का अगर बिल्स रिसीवेबल होगा तो यहाँ पर डेटर 2,000 से कम करके दिखाना पड़ेगा ना, 8,000। टोटल डेटर से अगर मैंने 2,000 रुपए का बिल्स ड्रॉ किया है किसी डेटर पे, तो ये डेटर 8,000 बचेगा और बिल्स रिसीवेबल 2,000 बचेगा। तो जैसे ही बिल्स ड्रॉ होगा, यानी डेटर कन्वर्टेड इनटू बिल्स रिसीवेबल, अगर डेटर बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट होता है, उस केस में हमारा डेटर कम हो जाएगा। डेटर डेबिट होता है तो डेटर को कम करना है तो डेटर को क्रेडिट कर दो। ठीक है, 10,000। अच्छा, अब ये बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो इनके पास क्या आ जाएगा, बिल्स पेएबल, इनका लाइबिलिटी जनरेट होगा, तो क्या हो जाएगा, टू बिल्स पेएबल, क्योंकि लाइबिलिटी, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर किसको लिखे, ए अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बिल्स पेएबल में। क्रेडिटर कौन है, ए, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, बिल्स पेएबल में। ये हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, मैच्योरिटी डेट पे ए हो गया है, ए को पता चला बी नहीं पेमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो ए को पता चल गया है कि बी पेमेंट नहीं कर पाएगा, और मैच्योरिटी डेट कौन से डेट पे आएगा, अभी मैंने तुम लोग को कैलकुलेट करना सिखा है, दैट इज 4th ऑफ अप्रैल। ठीक है, 4th ऑफ अप्रैल। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर ये डिसऑनर नहीं होता तो 4th अप्रैल को ए को पैसा मिल जाता। ठीक है, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। मुझे बताओ, अगर पैसा मिल जाता है, एक बार ये बताओ, तो ए क्या एंट्री करेगा, पैसा मिलने से क्या होता है, बैंक या कैश अकाउंट क्या बैंक हो, अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा, और बिल्स रिसीवेबल को, हाँ, टू बिल्स रिसीवेबल बोल के उसे कैंसिल कर देगा। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या, मैंने लास्ट क्लास में भी इसी तरह से समझाया था। पहले बी कैंसिल हो गया, बचा बी आर टू सेल्स, और फिर जैसे ही पैसा मिला बी आर भी कैंसिल हो गया, बैंक टू सेल्स, जो कि मेरा कैश सेल का एंट्री होता है। अब कैश सेल हो नहीं पा रहा है, कुछ स्टेजेस में कैश सेल हो रहा है, मतलब 3-4 स्टेजेस के बाद कैश सेल हो रहा है। पहले जो कस्टमर आता है वो बोलता है मुझे उधार दे दो, फिर बोलता है मेरे पे बिल्स ड्रॉ कर दो, फिर बोलता है पेमेंट करेंगे, तो कैश सेल हुआ, कैश सेल तो अल्टीमेटली हो रहा है, लेकिन स्टेजेस बहुत सारे हैं, तो क्रेडिट सेल के थ्रू से अल्टीमेटली कैश सेल हो रहा है। तो ये इस तरह से बनता है। लेकिन यहाँ पर केस दूसरा है, यहाँ पर तो पैसा मिला नहीं, तो मुझे बताओ, अगर पैसा मिला नहीं तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हम कर नहीं पाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज इसका वैलिडिटी तो 3 मंथ्स का ही था, मेरा बिल्स रिसीवेबल तो कैंसिल हो गया, और जैसे ही डिसऑनर होगा ए जाएगा एक जगह, अभी बताओ कहां पर जाएगा, कोर्ट में। किसके पास जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। नोटरी पब्लिक क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस लेगा, तो नोटिंग चार्जेस लेगा तो उसका पेमेंट कौन करेगा, मैंने अभी कहा जो जाएगा वही करेगा, मिस्टर ए करेगा। अब बताओ कितना का नोटिंग चार्जेस लगा है, 100 रुपए का। तो बताओ इसके पास, ए के पास से कितना पैसा फिर से गया, 100। नोटिंग 100, नोटिंग करवाने का खर्चा 100 गया। अब पैसा जाने से क्या होगा, जैसे पैसे आने से बैंक या टू कैश बैंक। होता है, टू बैंक या कैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो टू बैंक या कैश, एक काम करते हैं इसको कैश लिख देते, नोटरी पब्लिक को हम लोग टू कैश लिख देते हैं, नॉर्मली कैश पेमेंट ही होता है इसीलिए। तो ये देखो क्रेडिट टर्म तो मुझे पता चल गया, क्रेडिट इतना होगा। अब इतना तो पता चल रहा है, यहाँ अगर 10,100 है तो डेबिट में भी मेरा 10,100 होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट टैलीड होता है, बट डेबिट किसको करे बताओ, क्या यहाँ बी को। ठीक है, डेबिट किसको करेंगे, करेक्ट, बी को। इसका मतलब बी को डेबिट करने का मतलब क्या हुआ पता है, मैंने बी को कैंसिल कर दिया था, अगर तुम लोग देखो तो बी यहाँ पर कट हो गया था, बी बोल के कुछ था नहीं। अब बी पैसा नहीं दिया तो यहाँ पर कहाँ बोला गया है कि बी इंसॉल्वेंट हो गया, उससे पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना बताए, तब तो हम बैड डेब्ट लिख देते, ऐसा बात नहीं है। अभी नहीं दे पाया, कभी देगा शायद। ठीक है, तो मैंने नोटिंग चार्जेस वगैरह करवा लिया, और अब हम ए जो है वो बी को इन्फॉर्म करेगा, पैसा तो दिया नहीं भाई आपने, अब 10,000 तो मेरे दो, ऊपर से मैंने नोटिंग करवाया डिसऑनर का, ताकि प्रूफ रहे, तो मेरा 100 रुपए खर्चा हुआ है, अब आप मेरे को 10,100 रुपए देना, 10,000 से बात नहीं बनेगा, 10,100 रुपए देना। ठीक है,
तो किससे मांगेगा, बी से। तो बी को फिर से क्या बना दिया, डेटर, जो कि कैंसिल कर दिया था, बी को फिर से डेटर बना दिया, बी अकाउंट डेबिट होने का मतलब। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट में ये जो मिस्टर बी है, ये क्या करेंगे, 4 तारीख को ये अगर पेमेंट कर देते, तो इनके पास अगर पैसा होता और ये सही सही पेमेंट करते, तो ये क्या बोलते, मेरा बीपी कैंसिल, लाइबिलिटी मैंने खत्म कर दिया, टू बैंक या कैश मैंने पेमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वाई? बिकॉज देखो यहाँ पर बीपी कैंसिल तो हो रहा है, बीपी तो डेफिनेटली कैंसिल हो रहा है, बट पेमेंट तो नहीं हो रहा है। बताओ पेमेंट की जगह क्या होगा, पेमेंट की जगह क्या होगा, पेमेंट तो नहीं कर रहे, तो क्या करना पड़ेगा, 2A 2A करेंगे। 2A इसीलिए ए करेंगे क्योंकि ए को ये फिर से क्रेडिटर बनाएगा, जैसे बी को इसने डेटर बना लिया, वैसे ही ए को ये क्रेडिटर बनाएगा, बिकॉज ए हट गया था बुक्स ऑफ अकाउंट से। चेक कर सकते हो, एंट्री को चेक कर सकते हो, ये देखो 2A और ए डेबिट, तो ये कट गया था, बचा था परचेज टू बीपी। अब बीपी भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हुआ है, परचेज बचा हुआ है। और इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग 2A। ए को 10,000 देना है या और ज्यादा देना है, ये बताओ। ए को 10,100 10,100 देना है, सिर्फ 10,000 से तो काम नहीं बनेगा। और 10,100 जो एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे वो बी के लिए क्या है, लॉस है, नहीं दे पाया, तो 10,000 की जगह 10,100 देना पड़ेगा ना। तो ऑल लॉसेस आर क्या होता है, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, debited. डेबिटेड, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस डेबिट। ठीक है, मैंने ये काट के दिखाया ताकि तुम लोग याद रख पाओ। 10,100, इसका मतलब ये जो मेरा अमाउंट है, ये 10,000 नहीं होगा, ये कितना लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 10,100। ठीक है, 10,100। अब इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे तो हम लोग लिखते नहीं है ना, बीपी टू ए, ये एक्चुअली अलग अलग भी लिख सकते हैं, बीपी टू ए 10,000 10,000 एंड नोटिंग चार्जेस टू ए 100 लेकिन ये क्या है, ये है कंबाइन एंट्री, तो ये कंबाइन करके लिखा हम लोगों ने। अच्छा, ये गया फर्स्ट केस, दैट इज जब ये बिल अपने पास टिल द एंड ऑफ मैच्योरिटी रखा हुआ था। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट केस है व्हेन ए गॉट डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंकर्स। अब ए ने क्या किया था, ए को शायद पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत था, और ए ने 3 मंथ्स वेट नहीं किया और उसके पहले बैंक में चला गया। अब बैंक क्या करता है, बैंक बीच में डिस्काउंट लेता है। डिस्काउंट का मतलब है, मान लो मेरे पास एक 1,000 रुपीज का बिल है और मुझे 3 मंथ्स बाद पैसा मिलेगा। ठीक है, 3 मंथ्स बाद पैसा मिलेगा जिसको मैंने प्रोडक्ट सेल किया था उससे, लेकिन मुझे पैसे का इतना ज्यादा जरूरत है, हम क्या करें, अब मैंने तो पहले लिखवा लिया 3 मंथ्स बाद पैसा मिलेगा, अब जिससे मिलेगा उससे मांग तो नहीं सकते, हम बैंक के पास जा सकते हैं। बैंक को अगर बिल्स दिखाएंगे तो बैंक बोलेगा ठीक है, हम आपको इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं, आप अपना बिल मुझे दे दो, हम कलेक्ट कर लेंगे जिससे करना है, लेकिन हम आपको 1,000 रुपए तो नहीं देंगे, 900 रुपए देंगे, 100 रुपए बीच में से डिस्काउंट कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें बैंक का फायदा है, बैंक अपना अर्निंग करता है इस तरह से। ठीक है, हेल्प करता है लेकिन उसके बदले अर्न करता है, तो इसको बोलते हैं गॉट डिस्काउंटेड। तो व्हेन ए गॉट डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंकर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन 4th फेब। 4th अप्रैल तक बिल को रखना था अपने पास, 4th फेब को ही ले जाके बिल को डिस्काउंट करवाना पड़ा मिस्टर ए को, शायद उनको पैसे का जरूरत था। और बैंक का रेट ऑन दैट मोमेंट क्या चल रहा था, डिस्काउंटिंग का 15%। ठीक है, 15%। एंड द बैंक पेड द नोटिंग चार्जेस ₹100। और बैंक ने कितना नोटिंग चार्जेस पे किया है, ₹100। अब बताओ बैंक क्यों पे करेगा, बैंक इसीलिए पे कर रहा है, बिल्स ड्रॉ किया था ए ने, किसके ऊपर, बी के ऊपर, और ए को पैसे का जरूरत था, तो ए चला गया भाग के बैंक के पास, ये है बैंक, बैंक के पास गया और बैंक को ले जाके अपना बिल्स दे दिया, भाई मेरे पास जो बिल्स रिसीवेबल था ये आप ले लो और मुझे पैसा कुछ दे दो। तो ये बिल्स रिसीवेबल इसके पास से इसके पास आ गया। अब मैंने कहा था, अभी देखो तुम लोग को मैंने जो थ्योरी समझाया, जो बताया, उसमें मैंने लिखा भी था, देखो कौन जाता है, नोटिंग इज ऑलवेज डन बाय द होल्डर बोला था मैंने, ड्रॉयर नहीं बोला था, जो बिल को ऑन दैट मोमेंट होल्ड करेगा। मिस्टर ए ने ड्रॉ तो किया था, लेकिन बिल अभी किसके पास है, बैंक के पास, तो होल्डर ऑफ द बिल। तो बैंक जाएगा नोटिंग करवाने के लिए, किसके पास जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास। और कितना खर्चा हुआ, 100 रुपए खर्चा हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या क्या एंट्री करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी।
केस 2, अच्छा ये ए के बुक्स में, ये बी के बुक्स में, तो फर्स्ट यही वाला एंट्री होगा, सेल वाला और बिल्स ड्रॉ करने वाला, तो 1 1 ये वाला हम लिख लेते हैं और पूछ नहीं रहे तुम लोगों से। B2 सेल्स 10,000, परचेज टू ए 10,000। अच्छा फिर 1 1 को बिल्स ड्रॉ हुआ, बिल्स रिसीवेबल टू बी, बिल्स ड्रॉ हो गया, और 1 1 को इसने बिल्स एक्सेप्ट भी किया, अदरवाइज वैलिड नहीं होता है, अभी बताया था नॉन एक्सेप्टेंस से डिसऑनर हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा A2BP। फिर नेक्स्ट क्या हुआ देखो, ये बिल्स जो था, ये बिल्स क्या हुआ, ए ने डिस्काउंट करवा लिया, कब, 4 फेब को। तो इसके बाद नॉर्मली 4 अप्रैल को जो होना चाहिए था वो मतलब 4 अप्रैल को हमारा जो जर्नल एंट्री है होना चाहिए था, लेकिन बीच में 4 फेब में एक जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, बिकॉज ए चला गया था बैंक के पास, क्यों, पैसे का जरूरत था, बिल्स को डिस्काउंट करवा लिया, और जैसे ही बैंक के पास जाएगा बिल्स को उसे बैंक को देना पड़ेगा। तो बिल्स जब मेरे पास था तो देखो क्या था, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि एसेट होता है, और जब एसेट चला जाता है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। कितने का बिल्स रिसीवेबल चला गया, 10,000 का बिल्स रिसीवेबल चला गया, किसके पास, बैंक के पास, और बैंक ने पैसा दिया है, देखो बैंक ने 15% डिस्काउंट काट के पैसा दिया है, तो पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये देखो पैसा मिलेगा, मिडिल में ही पैसा मिल जाएगा, बैंक के पास जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन बैंक मुझे पूरा पैसा नहीं देगा, अगर मैंने 100 रुपए का बिल्स ड्रॉ किया है तो 100 रुपए पे 15% यानी 15 रुपए मुझे नहीं देगा, कितना देगा, 100 माइनस 15, ये देगा 85 रुपीज मिलेगा, लेकिन ये पर एनम बेसिस पे है, और इसको कैसे कैलकुलेट करना है मैंने सिखाया भी था तुम लोगों को, जितने रुपए का बिल है इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, इनटू करना पड़ेगा हमें जितने दिन हम लोग होल्ड नहीं कर पाए, जैसे कि मुझे होल्ड करना था 1 जैन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, और 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल, इतने दिन मुझे होल्ड करना था, ये 1 मंथ, ये 1 मंथ, ये 1 मंथ, और इसमें 3 डेज ग्रेस ऐड होके एक्चुअली मुझे 4 अप्रैल तक वेट करना था पेमेंट मिलने का, लेकिन मैंने 4 फेब में ही हम चले गए, तो बताओ मैंने कितने दिन होल्ड नहीं किया, वो बताओ कितने दिन होल्ड किया और कितने दिन नहीं किया, बताओ मैम मैंने 1 मंथ किए, 2 मंथ नहीं किए। हाँ ये देखो मैंने जैन टू फेब तक होल्ड किया, लेकिन फेब से अप्रैल तक का जो पीरियड था होल्डिंग पीरियड वो मैंने मेंटेन नहीं किया, तो बैंक मुझे बोलेगा आपने 1 मंथ होल्ड किया तो इसके लिए कोई डिस्काउंट चार्ज नहीं होता है, लेकिन आपने जितना दिन होल्ड नहीं किया उसी का हम लोग डिस्काउंट लेंगे, तो 2 मंथ्स का डिस्काउंट लेंगे, और ये तो पूरे 12 मंथ्स का है, ये देखो ये तो पूरे 12 मंथ्स का डेटा है, मेरे कहने का मतलब है दिस वन इज फॉर 12 मंथ्स, क्योंकि ये पूरे साल का है, तो पूरे साल को डिवाइडेड बाई अगर 12 करेंगे तो हमें 1 मंथ का मिलेगा, और हमें 2 मंथ्स का डिस्काउंट चाहिए, तो 10,000 पे 15% जो है वो 1 साल का डिस्काउंट होता है, पर एनम है 1500, अब 1500 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो एक एक मंथ का मिलेगा 125 रुपए करके, और 2 मंथ का हो जाएगा 250, तो सॉरी यहाँ पर क्यों लिख दिया, ये डिस्काउंट है, ठीक है, 250 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो अगर मुझे 250 रुपीज नहीं मिलेगा, यानी मिस्टर ए को अगर 250 रुपीज नहीं मिलेगा तो उनको कितना मिलेगा, 10,000 में 250 नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा, बैंक ले लेगा 10,000 में 250, 9,750। हाँ 9,750 ये मिल गया, तो ये डिस्काउंट बोल के लिखना पड़ता है, लॉस है, पैसे का जरूरत था, लॉस करना पड़ा, कुछ कर नहीं सकते हैं, 250, लेकिन इससे क्या बी को कोई इफेक्ट होगा, क्या बी को कोई इफेक्ट होगा, बी के बुक्स में कोई भी नो मैम। ट्रांजैक्शन नहीं, बी के नो। बुक्स कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, ए के बुक्स में ही हो रहा है, क्योंकि ए गया है बैंक के पास, बैंक के साथ ए का लेना देना हो रहा है, इससे बी का कोई भी अभी तक कनेक्शन है नहीं, बी अपना जो भी बताना है 4 अप्रैल को बताएगा, उसके पहले हम लोग बी के पीछे नहीं पड़ सकते, ठीक है, तो बी को कुछ मत बोलो, अब हो गया। अच्छा अब कौन सा डेट आएगा, अब जो डेट आएगा
4th ऑफ अप्रैल आएगा, ठीक है। अब 4th ऑफ अप्रैल में क्या होगा, 4th ऑफ अप्रैल में बैंक के पास है बिल और बी को पेमेंट करना है, ठीक है। बैंक के पास बिल है और बी को पेमेंट करना है, बट बी तो बोलेगा हम पेमेंट नहीं कर सकते। वही तो हमारा केस है इस सिचुएशन में। 4th अप्रैल को बी बोलेगा हम पेमेंट नहीं कर सकते, तो बताओ बी क्या एंट्री करेगा अगर वो पेमेंट नहीं कर सकता है। बी के बुक्स में ऑलरेडी 2 एंट्री कर दिया हम लोगों ने, क्रेडिट परचेज का, बिल्स एक्सेप्ट करने का, बिल्स पेबल। अब ये बोल रहे हैं हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो कौन सा एंट्री करेगा, पेमेंट नहीं करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बिल्स पेबल, फिर भी उसका कैंसिल होगा, वो तो खत्म हो जाता है उसका वैलिडिटी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2A, ए को ये देखो सेम ऐसा ही होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2A, ए को क्या करेगा, फिर से क्रेडिट करेगा, ए को क्रेडिट करेगा कि ए को मुझे पैसा देना है। थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से समझते रुको, इसमें फिर और एक बैंक वाला केस भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, 2A ही होगा एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पर जो स्टोरी बनेगा वो कैसा होगा, जैसे ही बी पेमेंट नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो पहले, जैसे ही बी पेमेंट नहीं कर पाएगा इसका पता पहले किसको चलेगा, ए को या बैंक को, बताओ। बैंक। बैंक, क्योंकि बिल बैंक के पास है, 4 तारीख हो गया, 4 अप्रैल, और पैसा नहीं आया तो बैंक को पता चलेगा। अब मुझे बताओ फिर बैंक कहाँ जाएगा, सबसे पहले बैंक कहाँ जाएगा, ए के पास। नहीं पहले नोटिंग करवाने जाएगा, उसके बाद ए को बताएगा। पहले किसके पास जाएगा, नोटिंग करवाना जरूरी है ना, टाइम के अंदर नोटिंग करवाना पड़ेगा। पहले नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, कौन जाएगा इस केस में, बैंक जाएगा। बैंक गया, नोटरी पब्लिक से नोटिंग करवा लिया, और उसका खर्चा कितना आया ये देखो, यहाँ पर दिया भी था ना क्वेश्चन में, ये देखो बैंक पेड द नोटिंग चार्जेस 100। अच्छा, बैंक भागा भागा गया कोर्ट के बाहर, नोटरी पब्लिक को बोला भाई इसको नोटिंग कर दो, 100 रुपए दे के आ गया। अब वो ए को बताएगा, ए को इन्फॉर्म करेगा कि, ए को इन्फॉर्म करके क्या बोलेगा, मैंने नोटिंग करवाया बिकॉज बी फेलियर हो गया। ये पूरा स्टोरी बन गया प्रैक्टिकली, ठीक है। अच्छा, अब ए क्या करेगा, बैंक तो बोलेगा मुझे मेरा पैसा चाहिए, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ए बी के ट्रांजैक्शन के बीच में बैंक क्यों फंसे, बैंक बोलेगा मुझे मेरा पैसा दे दो भाई, 10,000 मुझे चाहिए, आप बी से समझो मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ ये बैंक का पैसा कौन भरेगा, ए या बी, बात नहीं ए। समझ, ए, बात समझ में आया मेरा। हम ये कह रहे हैं कि ए ने अपना बिल्स जो है वो बैंक को दे दिया था, और बैंक से 9750 लेके घर आ गया था, बोला ठीक है मेरा 250 डिस्काउंट कर दीजिए, क्या कर सकते हैं हम, बिल तो होल्ड नहीं कर सकते, अगर होल्ड कर लेते तो पूरा ही पेमेंट मिल जाता। बैंक बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये सब काम तो हम करते हैं, आप मुझे 250 दे दो, हम आपका बिल्स रख लेंगे, आपको इमीडिएट पैसा दे देंगे, बी से पैसा मुझे मिल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बी से पैसा नहीं मिलता, ऑब्वियसली प्रॉब्लम है बैंक को। तो बैंक का क्या हुआ, बी से पैसा नहीं मिला, बैंक गया नोटिंग करवा लिया, करवा के ए को आके बोल रहा है भाई आपका जो मतलब डेटर है बी, वो फेलियर है फुल्ली, उसने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, ऊपर से मैंने अपना 100 रुपए खर्चा कर दिया है, आप एक काम करो मुझे मेरा पूरा पेमेंट कर दो और आप अपना देख लो क्या करना है। तो बताओ बैंक ए से कितना पैसा मांगेगा, मैम नोटिंग चार्ज और प्लस 10,000। हाँ बैंक ए से उतना ही पैसा मांगेगा ना। बैंक अगर बी फेलियर नहीं होता तो बी से बैंक को कितना मिलता, 10,000, ठीक है, ये तो उसको मिलना ही चाहिए, लेकिन उसने फिर 100 रुपए नोटिंग का खर्चा करवाया बिकॉज ये फेलियर था, तो 10,100 रुपए ये ए से मांगेगा, ठीक है, ये है सिचुएशन, 10,100 रुपए ए से मांगेगा, तो ए को देना पड़ेगा 10,100। बताओ ए क्या एंट्री करेगा 10,100 रुपए बैंक को देने का, अगर पेमेंट कर रहा है बैंक को तो टू कैश या बैंक बोल के चला जाएगा ना, टू कितना बैंक पैसा, होगा हाँ और दस बी हजार होगी, बी टू बैंक। बी टू बैंक होगा क्योंकि बी से वो ठीक रिकवर है, करे, बी से टाका नहीं। हाँ बी থেকে টাকা নেবে, बी से रिकवर करेगा। बी को बोलेगा देखो भाई हम 10,100 बैंक को दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो पैसा देना चाहिए था ना, तुम बैंक को दो मुझे दो, उससे तुम्हें क्या, तुम्हें 10,000 देना चाहिए था, तुम नहीं दे पाए, लेकिन हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जैसे बैंक ए को नहीं छोड़ेगा वैसे ए बी को नहीं छोड़ेगा, वो बी से लेके ही मानेगा। बी को बोलेगा आप मुझे 10,000 नहीं भाई 10,100 दो, आपके चक्कर में मैंने बैंक को और भी 100 रुपए दिए हैं। अब बैंक तो खुश है भाई, उसे उसका पैसा मिल गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बी क्या अपना एंट्री करेगा, बी बोलेगा मेरा 10,000 रुपए का बिल्स तो कैंसिल हुआ बट मेरा एक लॉस हो गया क्योंकि मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट कितना, 100 रुपए, नोटिंग चार्जेस डेबिट
टू क्या हो जाएगा ए, फिर से ए को वो क्रेडिटर बनाएगा, तो इसका सेम एंट्री रहेगा 10,100 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये गया सेकेंड केस। अच्छा थर्ड केस देखो, व्हेन ए एंडोर्स द बिल 1 month after the acceptance in favor of his creditor C in settlement of his debt of rupees 10,200 and C paid the noting charges of rupees 100। अब देखो ये क्या है, ए बी सी, यहां पर तीन पार्टी आ गया, ठीक है, ए बी और ये है सी, ए बी और सी, ठीक है। वेन ए एंडोर्स द बिल, एंडोर्स करना मतलब बिल्स किसी को देना, जैसे पहले यहाँ पर अगर क्वेश्चन में तुम लोग देखो कि दो पार्टी है, पहले ए और बी एकदम स्टार्टिंग में, उसी का तो ये पार्ट है केस सी, तो यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, यहाँ ड्रॉ करके दिखाते हैं, देखो यहाँ पर दिखाते हैं। पहले ए ने बी को सेल किया, कितने का, 10,000 रुपीज का। ए ने बिल्स ड्रॉ किया, बी के पास है बिल्स पेएबल, ए के पास है बिल्स रिसीवेबल। अब यहाँ मिडिल में क्या हुआ, ए एंडोर्स द बिल 1 month आफ्टर द एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सी, क्रेडिटर सी। अच्छा अब ये सी है, सी कौन है, ए का क्रेडिटर है, सी कौन है, सी इज एज क्रेडिटर। एज क्रेडिटर का मतलब है ए ने कभी इससे उधार कुछ खरीदा था, ठीक है, तो ए ने क्या किया, आफ्टर 1 month, मतलब बिल्स तो ड्रॉ हुआ है 1 Jan को, तो 1 Feb को इसने अपना बिल्स रिसीवेबल जो है अपने पास से ले जाके मिस्टर सी को दे दिया। तब यही वाला बिल्स रिसीवेबल किसके पास आ गया, मिस्टर सी के पास, जहां पर वही वाला बिल्स रिसीवेबल जो इसके ऊपर ड्रॉ हुआ था बी के ऊपर, तो ए ने अपना बिल्स रिसीवेबल किसको दे दिया, मिस्टर सी को। अब इस सिचुएशन का मतलब ये है कि बी को तो पेमेंट करना ही है, लेकिन वो ए को ना करके किसको करेगा, सी को करेगा। अच्छा ये एंडोर्समेंट हो सकता है कि कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रांसफरेबल होता है, तो ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल ट्रांसफर हो गया सी को। अब सी से ए ने कितने रुपए का सामान खरीदा था, 10,200 का। अरे एक मिनट, देखते हैं जब एंटर होगा तब। अच्छा यहाँ पर देखो, तो बी ने सी ने कितने का क्रेडिट दिया था, देखो सी इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेप्ट, डेप्ट का मतलब पता है ना, लोन होता है, लोन, उधार में कितने का सामान खरीदा था, 10,200 का। तो सी के पास एक्चुअली सी को कितना पेमेंट करना था, ए को 10,200, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है इन सेटलमेंट, इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेप्ट फॉर 10,200, तो 10,200 पे करना था सी को, उसके जगह 10,000 का बिल पकड़ा दिया और बोल रहा है कि अकाउंट सेटल हो गया। इसका मतलब बता सकते हो, 200 का डिस्काउंट मिल गया। 200 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब ए को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ और सी ने डिस्काउंट अलाउड किया। ये नॉर्मली तुम लोग जब स्टार्टिंग में एंट्री सीखते हो 11 में, तो इस तरह का बहुत सारा एंट्री आता है, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड बेसिस पे, ठीक है। तो 10,200 और 10,000 का सेटलमेंट हो गया 10,200 की जगह। आगे क्या बोल रहा है, सी पेड द नोटिंग चार्जेस 100, और सी ने नोटिंग चार्जेस पे किया, वाई, बिकॉज बी डिसऑनर हो जाएगा, वो तो एकदम स्टार्टिंग में बताया ना क्वेश्चन में, बी पे नहीं कर पाया, तो सी अब जाएगा किसके पास, सी जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, नोटिंग करवाया, अपने पॉकेट से 100 रुपए खर्चा किया। अब बताओ सी ये बात किसको बताएगा, कि ए को बताएगा कि बी को बताएगा कि मैंने 100 रुपए खर्चा कर दिए नोटिंग का, ये किसको बताएगा, किसको बताना चाहिए, क्या लगता है एक तुम, ए को ऑब्वियसली, वो बी को थोड़ी ना जानता है, वो उसको बोला बी से पेमेंट ले लेना, बोले ठीक है हम ले लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये जानता किसे है, ए को, तो ये किसको जाके बोलेगा, सी जाके ए को बोलेगा कि बी क्या हो गया है, बी इज डिसऑनर, ठीक है, बी डिसऑनर हो गया है। अच्छा तो ए बोलेगा अच्छा ऐसा बात है, ठीक है कोई बात नहीं है, डिसऑनर हो गया है, मतलब आपको तो 10,000 रुपए नहीं मिले, तो अब क्या करें, अब सी बोलेगा तो मेरा पैसा दे दो, बिल से तो सेटल हुआ नहीं, मेरा पैसा दे दो, ठीक है।
तो ए बोलेगा ठीक है हम दे देते हैं आपका पैसा। तो बताओ ए अब सी को कितना पैसा देगा, बता सकते हो? ए सी को कितना पैसा देगा? 10,100। 10,100 नहीं, देखो 10,100 तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा ये 10,200 जो था ये डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। डिस्काउंट कब मिलता है? नॉर्मली एक वन टाइम ही मिलता है। अगर हम पेमेंट नहीं कर पा रहे तो मुझे डिस्काउंट भी वो नहीं देगा। वो बोलेगा मेरा 10,000 और नहीं, अब हम डिस्काउंट वगैरह नहीं देंगे, 10,200 दो प्लस 100 दो। कितना देना पड़ेगा? 10,200 10,300। 10,300। अब ये 10,300 की जगह नहीं मानेगा, ठीक है? अब ये नहीं बोलेगा और डिस्काउंट नहीं देंगे, जो पहले बोल दिया सो बोल दिया। मैंने इसके जगह पे सेट ऑफ किया था, अब पूरा पेमेंट दो, 10,300 दो। तो ए अब 10,300 देगा, ठीक है? और ये ए जो है ये बी से कितना रिकवर कर पाएगा बताओ? बी से लॉजिकली कितना रिकवर करना चाहिए? 10,100। 10,100। ये जो डिस्काउंट वाला मैटर है वो तो सी के साथ है, वो बी के साथ तो नहीं है। तो इसका मतलब कितना रिकवर कर पाएगा? 10,100। तो बी से वो पैसा रिकवर करना चाहेगा। तो इस तरह से हम लोग को एंट्रीज जो है वो लिखना पड़ेगा। आयन एंटर नहीं कर पाया इसके बाद। ए बी, अच्छा पहले एंट्रीज लिख लेते हैं सेल का। तो बी टू सेल्स 10,000 और ए टू सॉरी परचेज टू ए, गलती से लिख दिया, परचेज टू ए। ये तो पहले सेल परचेज हुआ इन दोनों के अंदर, ठीक है? अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर व्हेन ए एंडोर्स द बिल 1 मंथ आफ्टर द एक्सेप्टेंस। तो पहले बिल्स तो ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल टू बी और ये बिल एक्सेप्ट कर लेगा। तो 1 Jan को ए टू बी पी बिल्स पेबल। अब मिडिल में क्या हुआ? 1 Feb को, देखो 1 Feb क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि आफ्टर 1 मंथ ए ने अपना बिल सी को दे दिया। तो बताओ ए के पास से बिल्स चला जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल कितने का चला गया? 10,000 का। अच्छा अब जैसे ही बिल दे देगा, सी उसका क्रेडिटर था तो सी को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। तो क्या एंट्री करेगा बताओ? डेट क्रेडिटर जब कैंसिल होता है तो क्या होगा? क्रेडिटर क्रेडिट होता है, कैंसिल होने से क्या होगा बताओ? क्रेडिट डेबिट ऑब्वियसली ना। नॉर्मल देखो ना, जैसे तुम लोग क्रेडिट परचेस करते हो तो परचेस टू क्रेडिटर लिखते हो, और जब पेमेंट कर देते हो तो क्या लिखते हो? क्रेडिटर टू कैश या बैंक। यही तो करते हो ना जर्नल एंट्री में, यहाँ भी वही करना है हम लोगों को। क्रेडिटर टू कैश या बैंक, तो क्रेडिटर का नाम है तो नाम लिखेंगे ना। सी अकाउंट डेबिट, बताओ कितने का क्रेडिटर कम हो रहा है? कितने का क्रेडिटर था? 10,200 का क्रेडिटर था और कितने से सेटल कर रहा है? 10,000 से। तो इसीलिए ए को क्या मिला है? ए को मिला है डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का? 200 का डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ है। तो सी अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल, टू डिस्काउंट रिसिप्ट। लेकिन इसमें बी का कोई लेना देना नहीं, वो सी अपना सेटलमेंट, सी के साथ ए अपना सेटलमेंट कर रहा है, लेकिन इससे अभी बी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अच्छा अब आया 4 अप्रैल। 4 अप्रैल में बिल्स किसके पास है? सी के पास है। सी को पेमेंट मिलना चाहिए लेकिन सी को पेमेंट जो है वो नहीं मिला। तो सी को पेमेंट नहीं मिला और सी ने नोटिंग करवा लिया है। अब जैसे कि मैंने बताया, नोटिंग करवाने के बाद वो ए को इन्फॉर्म करेगा। मैंने यहाँ पर सारा स्टोरी समझाया। ए को इन्फॉर्म करेगा और बोलेगा कि आप मेरा 10,200 तो दो, ऊपर से 100 रुपए और भी दो, यानी 10,300 दो, ठीक है? तो 10,300 देना पड़ेगा। तो कैसे एंट्री करेगा ए? बताओ ए कैसे एंट्री करेगा? ए बोलेगा मैंने सी को कितना देना है? 10,300। तो टू सी 10,300 कर देगा, सी को इतना देना पड़ेगा। अच्छा डिस्काउंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्काउंट रिसिप्ट जो मेरा क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट भी कैंसिल हो जाता है, डिस्काउंट रिसिप्ट ये हो जाएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट जो है ये मेरा डेबिट हो जाएगा। और ये पैसा किससे रिकवर करवाएगा? ए बी से। तो बी अकाउंट
डेबिट। बी से कितना रिकवर कर सकता है? 10,100। अभी तो तुम लोगों ने ये पूरा स्टोरी में बताया था ना, बी से कितना रिकवर कर सकता है? 10,000 जो मिलना चाहिए था, और नोटिंग चार्जेस, क्योंकि नोटिंग चार्जेस हमेशा कौन देगा? जिसके वजह से डिसऑनर हुआ है। देखो मैंने सारा चीज बताया भी था। द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस चार्ज्ड इज रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टी हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। तो रेस्पॉन्सिबल कौन है? बी है, ठीक है। तो बी से रिकवर करेंगे, तो बी से 10,000 तो लेंगे, उसके साथ 100 रुपए भी लेंगे, और वही पैसा हम सी को देंगे, लेकिन सी को मुझे और भी 200 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वो अभी वो डिस्काउंट मुझे नहीं देने वाले, ठीक है। अच्छा, अब बी क्या एंट्री करेगा? बी तो अपना वही एंट्री करेगा, मेरा बिल्स पेएबल कैंसिल, बिल्स पेएबल कैंसिल, नोटिंग चार्जेस मुझे देना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस मेरा लॉस हो गया है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। किसको देना पड़ेगा? ए को, क्योंकि बी तो सिर्फ ए को ही जानता है। ए को कितना देना पड़ेगा? 10,100 बिकॉज ऑफ 100 नोटिंग चार्जेस एंड 10,000 रुपीज का बीपी। तो टोटल हो जाएगा 10,100 पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा सेकेंड, आई थिंक थर्ड केस, ठीक है। इसमें मैंने थर्ड केस भी तुम लोग को करवाया, केस सी। अच्छा, अब केस डी देखो। ए when A sent the bill to his banker for collection and the bank paid the noting charges 100। इसका मतलब क्या है? कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जैसे घर पे पैसा ना रख के बैंक में रखते हैं। क्यों रखते हैं? घर पे रखेंगे, हो सकता है चोरी हो जाए, हमें इनसिक्योरिटीज लगता है, या फिर कुछ सेविंग्स वगैरह हम लोग कर रहे हैं तो उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है, वो भी एक रीजन रहता है। लेकिन एक बार ऐसे सोचो कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा घर पे सेफ नहीं है, तो हम ले जाके बैंक में रख सकते हैं। और आज के डेट पे जब सारा चीज ऑनलाइन में होता है, तो बैंक में पैसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर पे कैश रख के उतना काम नहीं बनता है, ठीक है। तो ये देखो, ए क्या कर रहा है? जो बिल है वो अपने पास सेफ फील नहीं कर रहा है कि अपने पास रखे, वो बिल को ले जाके बैंक में रख सकता है। उसे बोला जाता है बिल्स टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। मतलब मेरा बिल है, मतलब मिस्टर ए ने बिल्स ड्रॉ किया, अब ये बिल क्या कर रहा है? बैंक में ले जाके रख दे रहा है, और बोल रहा है बैंक वाले को मेरे बिहाफ में आप लोग कलेक्ट कर लेना, ठीक है। मेरे बिहाफ में आप लोग कलेक्ट कर लेना, आप मेरे लिए ये काम कर दो, ठीक है। इसको बोला जाता है बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। या डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं कि मेरे को पैसे का जरूरत है, हम बैंक को जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे पैसा दे दो, थोड़ा बहुत अपना कमीशन रख लो, ये नहीं बोल रहे हैं। हम सीधा जाके बैंक को बोल रहे हैं आप मेरा बिल मेरे बिहाफ में कलेक्ट कर दो। तो इसको बोला जाता है ए सेंड द बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन एंड द बैंक पेड द नोटिंग चार्जेस 100। अब बैंक पेड द नोटिंग चार्जेस 100 क्यों? बिल्स किसके पास था? बैंक के पास था। तो डिसऑनर होने पे किसको पता चलेगा? बैंक को पता चलेगा, और जिसको पता चलेगा वही ले जाएगा उसे नोटिंग करवाने के लिए। जो होल्डर होता है ऑन दैट मोमेंट बिल का, उसी को ले जाना पड़ता है। तो नोटिंग करवाने बैंक लेके गया। ये है केस डी। तो देखो इसमें कैसे होगा। ए बी, ठीक है। पहले सेल्स का एंट्री हो जाएगा, बी टू सेल्स 10,000। नेक्स्ट हो जाएगा परचेज टू बीपी, सॉरी परचेज टू बीपी लिख दिया मैंने, परचेज टू ए। परचेज टू ए, ये नॉर्मली क्या हो गया मेरा? क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज का एंट्री दोनों के बुक्स में। अब बिल्स ड्रॉ करेगा ये, बिल्स रिसीवेबल टू बी। और बिल्स रिसीव सिर्फ बिल्स ड्रॉ करने से नहीं होता है, बिल्स को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, और एक्सेप्ट करने पे एंट्री हो जाएगा ए टू बीपी, बिल्स पेएबल। अच्छा, अब ए क्या कर रहा है? बिल्स अपने पास घर पे नहीं रखना चाहता है, वो बैंक के पास ले जाके रख देगा, तो बिल्स इसके पास से चला जाएगा। तो टू बिल्स रिसीवेबल। अब डेबिट किसको करेंगे? बिल्स तो बैंक के पास चला गया, तो डेबिट किसको करेंगे? जो रिसीवर है। तो क्या लिखना पड़ता है इसके लिए? वर्ड यूज होता है बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। लेकिन इससे बी का कोई लेना देना नहीं, इसमें बी का क्या ट्रांजैक्शन होगा? कुछ नहीं,
कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये उसी डेट पे बिल्स भेज दिया है कलेक्शन के लिए। अब आया 4 अप्रैल, ठीक है। 4 अप्रैल में बी ने कह दिया कि हम तो पेमेंट नहीं कर सकते। ये 4 अप्रैल में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बैंक को पता चलेगा कि पेमेंट नहीं मिला, बैंक जाएगा भागा भागा नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक से नोटिंग करवा लेगा, आके ए को इन्फॉर्म करेगा नोटिंग करवाना पड़ा, 100 रुपए खर्चा लग गया, आप एक काम करो 100 रुपए मुझे मेरा दे दो, ठीक है, 100 रुपए मुझे मेरा दे दो। तो फिर ए क्या एंट्री करेगा, ए एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट, ठीक है। बी, इसके पास से पहले ही बिल्स रिसीवेबल चला गया था, यहाँ पर एंट्री ध्यान दो, बी से कितना रिकवर करेगा, 10,100 रुपए, ठीक है। अच्छा, टू किसको क्रेडिट करेगा, नॉर्मली हम लोग बिल्स को क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन बिल्स है ही नहीं एक के पास, तो एक किसको क्रेडिट करेगा, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन को, जो डेबिट कर रखा था, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, क्योंकि बिल्स इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास इंफॉर्मेशन है कि मेरा बिल जो है वो बैंक के पास है, ठीक है। टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, और टू क्या हो जाएगा, बैंक। अब बताओ इस केस में बी, ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के टूवर्ड्स कितना है, ए को बैंक को कितना देना चाहिए, लॉजिकली सोच के बताओ, क्योंकि ए ने अपना बिल सिर्फ बैंक को दिया ही था कि आप इसको मेरे बिहाफ में रिकवर कर देना, बैंक ने बोला ठीक है हम आपका काम कर देंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि ए को बैंक को कितना देना पड़ेगा, 10,100। 10,100 क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 रुपए बैंक को मिलना चाहिए था, ऐसा बात तो नहीं है, वो उसके बिहाफ में कलेक्ट कर रहा था, नहीं मिला तो लॉस तो ए का है। यहाँ पर तो बिल्स का होल्डर कौन है, बिल्स का होल्डर अभी तक कौन है, अभी तक पहले ए था, ठीक है, बिल्स का होल्डर पहले ए था, अब बिल सिर्फ ट्रांसफर हुआ है किसके पास, बैंक के पास, और बैंक का कितना लॉस हुआ है, इस चक्कर में तुम लोग ये बताओ कि बैंक का कितना लॉस हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ 100 लॉस हुआ है। और इस केस में क्या हुआ था, डिस्काउंट वाले केस में क्या हुआ था, ये बिल का पैसा ए को बैंक को ही मिलने वाला था, क्योंकि ए को तो पहले ही पैसा मिल गया था, ये वाले केस में देखो ए को तो पहले ही पैसा मिल गया था 9750, ठीक है, ए को पहले ही पैसा मिल गया था, ये अलग केस था, एंडोर्समेंट का छोड़ो, ये वाला देखो, ए को पहले 9750 मिल गया था, लेकिन इस केस में ऐसा थोड़ी ना होता है, ए जब बिल बैंक के पास लेके जाता है तो बैंक इसको कोई पैसा नहीं देता है कि आप इतना पैसा रखो अपने पास, ये अपना क्या करा, जैसे हम लोग अपना ज्वेलरी वगैरह रखवा सकते हैं ना बैंक में, उसी तरह से बिल्स को भी रखवा सकते हैं। तो इसके रिटर्न में बैंक ने थोड़ी ना कुछ दिया है, ए को कुछ नहीं दिया है, तो बैंक अपना 100 रुपए कलेक्ट करेगा ए से, ठीक है। तो ए बोलेगा हम पूरा का पूरा 10,100 रुपए कलेक्ट कर लेंगे, किससे, बी से करेंगे, और टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन बोल के इसको कैंसिल कर देंगे। तो अगर तुम लोग इसका ये, हाँ, अगर तुम लोग इसका पूरा सिस्टम देखो तो देखो, पहले बी कैंसिल हो गया था, बचा था बी आर टू सेल, फिर बी आर कैंसिल हो गया, बचा बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू सेल्स। अच्छा, फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन और बिल सेंट फॉर कलेक्शन कट हो गया, बचा क्या, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू बैंक। ये देखो बी टू सेल्स मतलब क्रेडिट सेल का फिर से एंट्री बन गया, बी टू सेल्स, और बैंक को 100 रुपए देना पड़ेगा। इस तरह से पूरा एंट्री जो है घूम फिर के हम लोग का वही क्रेडिट सेल या कैश सेल वाला एंट्री आ जाता है। अगर पेमेंट मिल जाता है तो अल्टीमेटली कैश सेल का एंट्री वो प्रोड्यूस होता है, और अगर नहीं मिलता है तो वो क्रेडिट सेल का एंट्री प्रोड्यूस होता है। अब बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा हम तो पेमेंट नहीं कर पाए तो, लेकिन मेरा बीपी तो है वो कैंसिल हो जाएगा, बीपी कैंसिल हो गया, 10,100 हो जाएगा, है ना। बीपी जो कैंसिल हुआ, सॉरी यहाँ तो 10,000 लिखेंगे और नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेंगे, नोटिंग चार्जेस डेबिट 100, ठीक है, और ए को कितना देना पड़ेगा, 10,100, 10,100। तो देखो एक क्वेश्चन से हम लोगों ने सारा का सारा केस जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर तुम लोग, ये जितना भी मैंने केसेस करवाया है आज यहाँ से करवाया, लास्ट क्लास में लिख के करवाया था, अगर तुम लोग इसको करते हो तो तुम लोग पूरा कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन क्यों ना है तुम लोग कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बिल्स रिसीवेबल फॉर 100 विच हैड बीन डिस्काउंटेड एट 95, मतलब बैंक के पास या फिर किसी और से भी डिस्काउंट करवा सकते हैं। डिस्काउंट करवाने के लिए बैंक के पास जाना है ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग किसी फ्रेंड रिलेटिव के पास जाके भी अगर कोई चाहे तो हमारा बिल डिस्काउंट करवा सकता है। डिस्काउंट करवाने का मतलब है, मान लो फ्रेंड को बिल्स रिसीवेबल दे दिए, ठीक है, कि ये 100 रुपए कलेक्ट कर लेना, लेकिन मुझे अभी कितना दोगे, तो मान लो फ्रेंड बोला ठीक है हम 5 रुपए काट के 95 दे देते हैं, ठीक है, तो वो होता है, तो बैंक में ही डिस्काउंट होता है ऐसा जरूरी नहीं है,
हम लोग किसी और जगह से भी डिस्काउंट करवा सकते हैं। विच हैड बीन डिस्काउंटेड एट 95 इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया, एंड बैंक पे 2 एज नोटिंग चार्जेस। अब बैंक का होल्डर, अब बिल का होल्डर कौन है? प्रॉपरली बिल का होल्डर है बैंक। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, ड्रॉई एंड बैंक। यहाँ पर बैंक वाला भी केस आएगा, तो तीनों के बुक्स में एंट्री करना है, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड बैंक। तो यहाँ पर ही दिखा देते, छोटा सा क्वेश्चन है, ड्रॉयर, ड्रॉई और बैंक। ड्रॉयर मतलब जो बिल्स ड्रॉ करता है, ड्रॉई मतलब जो बिल्स एक्सेप्ट करता है, और बैंक यहाँ पर केस आ रहा है बैंक का इसीलिए क्योंकि बैंक जो है बिल को मतलब डिस्काउंट करवाया था। अब क्या एंट्री होगा अगर हमारा डिसऑनर हुआ है? तो सिर्फ डिसऑनर वाला एंट्री करने बोला गया है। तो डिसऑनर होगा तो सबसे पहले बैंक को पता चलेगा, बैंक नोटिंग करवाने जाएगा, तो बैंक के पास से नोटिंग चार्जेस चला जाएगा, तो टू कैश ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देखो बैंक अपना कितना पैसा दे देगा, नोटिंग चार्जेस करवाने पे 2 रुपए खर्चा किया, तो बैंक का 2 रुपीज चला गया। ठीक है, अच्छा, बैंक का 2 रुपीज चला गया। अब बताओ ये 2 रुपीज किससे रिकवर करेगा? बैंक का जो 2 रुपीज चला गया वो किससे रिकवर करेगा? ड्रॉयर से या ड्रॉई से? किसने डिस्काउंट करवाया होगा? जिसके पास बिल्स था, बिल्स किसके पास रहेगा? इसके पास तो बिल्स रिसीवेबल, हाँ, और इसके पास बिल्स पेएबल था। यहाँ पर ए नाम नहीं दिया है, सिर्फ हमें ड्रॉयर, ड्रॉई बोल के लिखा है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से कि समझ पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चन, कि बैंक, बैंक के पास कौन आया होगा? ड्रॉयर आया होगा, ड्रॉयर अपना बिल्स रिसीवेबल बैंक को दिया होगा, और बीपी जिसके पास था यानी ड्रॉई, ड्रॉई हो गया है इंसॉल्वेंट, सॉरी ड्रॉई हो गया है डिसऑनर कर दिया है, मतलब पेमेंट नहीं दे पाया, तो बैंक गया नोटरी पब्लिक के पास, नोटिंग करवा लिया, 2 रुपए इसका खर्चा हो गया। अब ये 2 रुपए किससे रिकवर करेगा बताओ? ये पूछ रहा है, 2 रुपए किससे रिकवर करेगा? ड्रॉअर से। ड्रॉयर से। तो ड्रॉयर से 2 रुपए तो करेगा ही, प्लस और कौन सा रुपए करेगा? क्योंकि बिल्स अगर डिस्काउंट करवाया था तो ऑलरेडी जो ड्रॉयर है उसको, 102। हाँ, उसको ऑलरेडी 95 रुपीज बैंक ने दे दिया था, 100 रुपए की जगह 95 रुपीज बैंक ने दे दिया था, तो बैंक बोलेगा मेरा पूरा 100 रुपीज मुझे चाहिए। किसको बोलेगा? ड्रॉयर को। तो ड्रॉयर से 102 रिकवर करवाएगा, 102 रिकवर करवाएगा। ठीक है, तो ऐसे एंट्री होगा, ड्रॉयर अकाउंट डेबिट 102 टू कैश 2। तो फिर और एक क्रेडिट अमाउंट होना चाहिए 100 का, उसका एंट्री क्या होगा बताओ? और एक जो 100 रुपीज का क्रेडिट हो रहा है उसका एंट्री क्या होना चाहिए? टू बैंक का क्या चला जाएगा? टू डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल, या फिर टू बी आर डिस्काउंटेड। ये देखो यहाँ पर देखोगे तो तुम लोग टैली कर पाओगे। ये देखो, ये देखो, बैंक, यहाँ पर तो बैंक का एंट्री हुआ नहीं था एक्चुअली। जब बैंक के पास जाता है कोई बिल्स डिस्काउंट करवाने के लिए, तो बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल आया है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डेबिट करता है वो। ठीक है, तो ये टू बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट 100 करेगा, मतलब बी आर जो है वो कैंसिल हो जा रहा है। कैसा बी आर? डिस्काउंटेड बी आर। अच्छा, अब ये बताओ ड्रॉयर जो है वो क्या एंट्री करेगा? वो बोलेगा मुझे बैंक को देना पड़ा 102 रुपीज, अब ये पैसा हम ड्रॉई से लेंगे, तो बताओ ड्रॉयर क्या एंट्री करेगा? ड्रॉयर क्या एंट्री करेगा बताओ? वो किसको पैसा देगा? 102 रुपीज वो बैंक को देगा, 102 रुपीज। और ये 102 किससे रिकवर करेगा? जिसके वजह से डिफॉल्ट हुआ है। कौन है डिफॉल्टर? ड्रॉई। ठीक है, अगर नाम नहीं रहेगा तो इसी तरह से करना पड़ेगा ना। तो ड्रॉई डिफॉल्टर है, ड्रॉई के पास से 102 रुपीज रिकवर करेगा। अब ड्रॉई क्या करेगा? अगर तुम लोग को ऐसे प्रॉब्लम होता है, ए बी नाम दे देना और बाद में उसको अपने हिसाब से लिख देना। ठीक है, तो ड्रॉई से 102 रुपीज रिकवर करेगा। और ड्रॉई क्या बोलेगा? ड्रॉई बोलेगा मेरा बीपी कैंसिल हुआ क्योंकि हम पेमेंट नहीं कर पाए, पेमेंट करने की वजह से कैंसिल नहीं हुआ, पेमेंट नहीं करने की वजह से, और मुझे इस वजह से 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ड्रॉयर को। ठीक है, किसको देना पड़ेगा? ड्रॉयर को। 2 रुपए किस चीज का? नोटिंग चार्जेस का। ये देखो, नोटिंग चार्जेस। तो देखो एंट्री रीड कर पाना एक बहुत बड़ा आर्ट है। तुम लोग अगर एंट्री रीड करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, नहीं तो बहुत जन को लगता है जर्नल एंट्री, लेकिन जर्नल ही तो बेस्ड है अकाउंट्स का। बिना जर्नल एंट्री के क्या होता है? कुछ नहीं होता है। लेजर भी तो जर्नल का ही फॉर्मेशन है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसके लिए दूसरा टॉपिक देखो, मतलब नेक्स्ट अभी हम लोग जो भी किए वो था डिसऑनर के ऊपर।
नेक्स्ट एक ही टॉपिक करेंगे, दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल। ये क्या होता है देखो, रिन्यू करवाने का मतलब समझ रहे हो, फिर से किसी चीज का मतलब वैलिडिटी को आगे एक्सटेंड करना, दैट इज रिन्यूअल, रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, तो रिन्यूअल कब करवाना है, मान लो कि बिल्स ड्रॉ हुआ, 3 महीने बाद पैसे देने का बात था लेकिन नहीं दे पाए, तो हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो ड्रॉयर है उनको जाके कि आप एक काम करो, मेरा पुराना बिल कैंसिल कर दो, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम आपका पैसा देंगे, हम ऐसे इंसान नहीं है कि आपका पैसा नहीं देंगे, हम पैसा तो देंगे जरूर, लेकिन आप मेरा ये पुराना बिल को कैंसिल कर दो और फ्रेशली एक बिल ड्रॉ कर दो। उसको बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल, कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल and drawing a fresh bill for another period on request of ड्रॉई। ड्रॉई मतलब जिसके पास बिल्स पेएबल है, ठीक है, इसको बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मैंने रिक्वेस्ट किया कि बिल रिन्यूअल कर दो, तो जिसको मुझे पेमेंट करना था वो बोला ठीक है हम रिन्यू तो कर देंगे, आपका बिल जो है वो हम फर्दर रिन्यू कर देंगे, 3 महीना हो गया आपने पैसा नहीं दिया, आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स का बिल्स ड्रॉ कर दो, हम आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन हम इसके बदले इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, मेरा जो लॉस हुआ उसके बदले हम इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो इस केस में कभी कभी इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, तो लिख लो, इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल द इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड period is either paid in cash or is included in the amount of new bill, in the amount of new बिल। देखो मतलब समझा देते हैं, इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल तो मैंने बता दिया क्या होता है, अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ड्रॉयर, द इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, जितने पीरियड एक्सटेंड होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। ये कैसे पे करना है, हम लोग चाहे तो वो कैश में पे कर सकते हैं कि ठीक है रिन्यू करेंगे लेकिन आपका इंटरेस्ट बनता है 100 रुपए, आप पहले 100 रुपए दे दीजिए, दैट इज इन कैश। या फिर हो सकता है कि हम बिल तो आपका एक्सटेंड करेंगे लेकिन आपका 10,000 वाला बिल अब 10,100 का बन जाएगा, बिकॉज हम उसमें इंटरेस्ट भी जोड़ने वाले हैं। तो दो तरह से इंटरेस्ट हमसे मांगा जा सकता है, आइदर इन कैश पे कर दीजिए या फिर हम लोग उसको नए बिल में इंक्लूड करके आपसे ले लेंगे, ये हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, ऑन 1st Jan बी ओज ₹10,000 एंड एक्सेप्ट ए 3 months बिल फॉर द अमाउंट। तो बी ने 10,000 रुपए उधार लिए हैं और उसके अगेंस्ट में एक बिल्स जो है वो एक्सेप्ट किया है। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी बी नॉट बीइंग एबल टू मीट द बिल, बी पेमेंट नहीं कर पा रहा है। ऑफर offers A ₹4,000 and ask him to draw another bill for 3 months for the balance plus interest at 15%। वो A को जाके बोला कि हम अभी आपको ना 4,000 रुपए दे सकते हैं, ठीक है, बिल 10,000 का था लेकिन हम आपको 4,000 दे देते हैं, आप एक काम कीजिए मेरे से 4,000 ले लीजिए, और पूछ रहा है उससे और दूसरा बिल ड्रॉ कर दीजिए जो बाकी अमाउंट है उसके ऊपर। ठीक है, तो बाकी अमाउंट कितना हो रहा है बताओगे, अगर ए 4,000 दे रहा है 10,000 में तो कितने का बिल ड्रॉ होना चाहिए, 6,000। 6,000 का बिल ड्रॉ होगा। लेकिन बोल रहा है कि हम सिर्फ 6,000 से नहीं मानेंगे, देखो क्या बोला है, टू ड्रॉ अनदर बिल फॉर 3 months फॉर द बैलेंस दैट इज 6,000 प्लस इंटरेस्ट एट 15% पर एनम, और इंटरेस्ट भी लेंगे, और इंटरेस्ट किस पीरियड का दिया जाता है, जो रिन्यूअल पीरियड होता है। तो बताओ मुझे 6,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 15% इंटू कितना होगा, 15% तो 200 होता है, वो तो पूरे साल का हो गया, मुझे 900 जो है
हाँ 900 तो पूरे साल का हो गया ना, वो तो गलत हो रहा है। मुझे तो कितने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जितना एक्स्ट्रा टाइम मैंने मांग लिया, मैंने कितना एक्स्ट्रा टाइम मांगा बताओ? मैंने पहले 3 मंथ्स मांगा था, वो तो वैलिड था, वो दोनों के मैम 2 to एग्रीमेंट। 5, 2 to 5 कैसे 3 आया? month, 3 थ्री month। 3 मंथ्स, क्योंकि मैंने फिर से 3 मंथ्स का रिनोवेशन करवाया ना, तो एक्स्ट्रा कितना मांग लिया? जो काम मेरा 3 मंथ्स में होने वाला था वो, उसके लिए मैंने और 3 मंथ्स मांगा, मतलब टोटल 6 मंथ्स मांग लिया, जिसमें 3 मंथ्स वैलिड था। 3 मंथ्स मेरे फेलियरिटी के वजह से हुआ, मतलब बी के फेलियरिटी के वजह से हुआ। तो 3 मंथ्स जितना टाइम पीरियड, ये देखो ना, अभी मैंने तुम लोग को लिखवाया, ये देखो, इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल द इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के लिए जितना आ रहा है दैट इज 225, ये इंटरेस्ट मांगा जाएगा। ए एग्रीज द प्रपोजल, ए मान गया, इस बात से ए मान गया। अब हम लोगों को ए और बी के बुक्स में एंट्री करना है, तो देखो ए और बी के बुक्स में कैसे एंट्री होगा। ए और बी, तो फर्स्ट बिल्स ड्रॉ होगा। यहाँ पर उधार लेने का बात हुआ था, ये देखो बी ओज 10,000, बी ने उधार लिया था और बिल एक्सेप्ट किया था, तो ए ने बिल्स ड्रॉ किया था, बी आर टू बी। यहाँ पर सेल परचेज नहीं हुआ, इसीलिए मैंने सेल परचेज का एंट्री नहीं दिया यहाँ पर। अच्छा, बी बोलेगा मेरे पास बिल्स पेएबल आ गया, और यहाँ पर हम किसे डेबिट करते हैं, सॉरी परचेस लिखते रहते, देखो गलती से, ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, 3 मंथ्स बाद यानी 4 अप्रैल, जिस दिन पेमेंट करना था, उस दिन ए के पास बी चला गया और जाके बोल रहा है आप एक काम करो, मेरे से अभी 4,000 रुपए ले लो। तो बताओ, ए के पास 4,000 रुपए आएगा तो उसका एंट्री क्या होगा? अच्छा सॉरी, पहले क्या करना पड़ता है, पहले कैंसिल करना पड़ता है, ये बताना भूल गया। देखो पहले कैंसिल करना पड़ेगा, थ्योरी कहाँ लिखवाया, थ्योरी यहीं पर लिखवाया शायद, एक मिनट देख लेते कहाँ चला गया, ये देखो, कैंसिल करना पड़ता है पहले ओरिजिनल बिल, स्टेप 1 में कैंसिल करना पड़ेगा। तो बिल्स कैंसिल होगा तो 2 बिल्स रिसीवेबल हो गया, ठीक है, 2 बिल्स रिसीवेबल, और बी को क्या करेंगे, डेबिट, मतलब ये फ्रेश हो जाएगा ना, तो ये पूरा रिवर्स एंट्री डालना पड़ेगा, फुल्ली कैंसिल हो जाएगा, ये जो सिचुएशन है फुल्ली कैंसिल। इसका कुछ अलग ही सेटलमेंट होगा, या तो पूरा बिल फिर से ड्रॉ होगा विथ इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, या कुछ पैसा ले लिया जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा कि इन दोनों में क्या बात हो रहा है। यहां पर हो जाएगा बीपी टू ए, पहले कैंसिल होगा, ये हमेशा याद रखो, रिन्यूअल में फर्स्ट स्टेप कैंसिलेशन का होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, बी बोल रहा है कि मेरे से आप थोड़ा पैसा ले लो, कितना पैसा लेने के लिए बोला है, 4,000। बताओ बी पेमेंट कर रहा है 4,000 का, तो बी क्या एंट्री करेगा, 4,000 रुपए देने का एंट्री क्या होगा बताओ? कैश टू बी। कैश टू बी किसके बुक्स में करें, ए के बुक्स में, करेक्ट। पैसा मिलने का एंट्री होगा, लेकिन तुमने तो ए वाला बताया, पैसा मिलने का एंट्री बताया, कैश अकाउंट डेबिट टू बी। कैश मिला कितना, 4,000, किससे मिला, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अच्छा, बी पेमेंट कर रहा है, तो बी क्या एंट्री करेगा, जैसे इसको पैसा मिला तो बी ने पेमेंट ए किया, टू कैश। ए अकाउंट डेबिट, करेक्ट, ए अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट द रिसीवर, कितना, 4,000। अच्छा, अब बैलेंस अमाउंट के ऊपर इन लोगों ने फैसला किया है कि फिर से बिल्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बैलेंस अमाउंट है 6,000। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना इंटरेस्ट होता है बताओ, किसके लिए इंटरेस्ट इनकम है और किसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है? मैम ए के लिए इनकम है और बी के लिए ये क्या कहता है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। मतलब लॉस है, ठीक है। तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो ये बोलेगा टू इंटरेस्ट, और ये क्या एंट्री करेगा, इंटरेस्ट डेबिट करेगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट किससे लेगा, ए इंटरेस्ट किससे रिकवर करेगा, बी से बी से। ऑब्वियसली, बी से, तो बी को डेबिट करेगा, और बी किसको पे करेगा, ए को। अमाउंट कितना आया था, 225, कैलकुलेशन फिर से दिखा देते हैं, 225 का मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है। कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, 6,000 का बिल्स रिन्यूअल हुआ है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है 15%, वो तो क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, और कितने दिन के लिए करना है, 3/12,
12 जितना एक्सटेंडेड पीरियड होगा उस पे हम लोग ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो गया। अच्छा, अब 4 अप्रैल में फिर से नया बिल ड्रॉ होगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा फिर से, जैसे ये वाला था बिल्स ड्रॉ का एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किसके ऊपर ड्रॉ होगा, बी के ऊपर ड्रॉ होगा, टू बी, बिल्स रिसीवेबल टू बी। कितने का ड्रॉ होगा बता सकते हो, और ये एक्सेप्ट करेगा बीपी, बताओ कितने का बिल्स ड्रॉ होगा, 6000 तो होगा ही, और 6225 6225 6225 6225 6225, ठीक है। तो ये हो गया बिल्स पेबल, तो ये नया बिल बन गया, ठीक है। अच्छा, ये रिन्यूअल वाला हो गया। इसके बाद जो है वो नया पॉइंट है, ठीक है, आज नहीं करवाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे फिर। ये देखो यहाँ तक तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। रिन्यूअल ऑफ बिल आज हम लोगों ने किया, क्या क्या पॉइंट किया एक बार बता देते। देखो आज हम लोगों ने 2 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए, एक तो डिसऑनर ऑफ बिल और दूसरा जो किया दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर। जैसे यहाँ पर डिसऑनर हो रहा था, लेकिन अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, डिसऑनर का रीजन अगर इंसॉल्वेंसी होता है तो क्या एंट्री होगा, एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड एकोमोडेशन ऑफ बिल। अभी भी 3 पॉइंट बाकी है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं।